हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और आप सबके लिए सीटेट का जो हमारा प्रयास बैच चल रहा था उसी प्रयास बैच के शानदार सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा शेल्टर यानी आवास। बहुत अच्छा टॉपिक है और आई होप कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि आश्रय क्या है, आवास क्या होते हैं। ये सभी चीजें आज के हम लोग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले। तो चलिए सेशन का आगाज करते हैं और समझते हैं। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे सेशन में और हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारी ये क्लासेस डिटेल क्लासेस हैं और डिटेल जैसे हमारी ईबीएस के जो 6 थीम हैं, आपकी 6 थीम के अंतर्गत 4 सब थीम भी हैं, तो उनको हम डिस्कस करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू सीरीज करेंगे। आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। हम लोग 3 से 4 क्लास पढ़ चुके हैं, 3 क्लास और इसकी बाकी, और बाकी हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए समझते हैं। आश्रय आश्रय हर एक व्यक्ति का एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वो रह सकता है, अपने जीवन के और भी सभी कार्य, दैनिक कार्य वो संपन्न करता है। किसी भी प्राणी को यदि इस पृथ्वी पर वो सजीव अवस्था में है तो कहीं ना कहीं वो अपना एक शेल्टर यानी आश्रय लेकर रहता है। आज इसी पर बेसिस से हमारा टॉपिक है। और आश्रय यानी वह स्थान जहां पशु और मनुष्य रहते हैं, यानी लिविंग यानी सजीव प्राणी जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? आश्रय। उनके रहने के स्थान को आश्रय बोलते हैं। आप ऐसा ना कहें कि कुर्सी रहती है उसका भी आश्रय है, उसका भी रहने का स्थान। कुर्सी अपने आप से स्टेबल नहीं हुई है, वो एक पेड़ था, उसको काट के बना दिया गया और वो एक दूसरे स्थान को घेर ली, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो आश्रय नहीं है। आश्रय क्या है? जहां पर पशु और मनुष्य रहते हैं। आश्रय मौसम और किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। आप किसी भी घर मकान को जब बनाते हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ा पर्पज होता है कि आपके लिए 12 मासी रहने की व्यवस्था हो, आपके साथ किसी भी प्रकार की सामाजिक खतरे को बचाने का काम करे। आप घर बनाते हैं तो सिर्फ इसी पर्पज के साथ, यानी वह स्थान प्रदान करता है जहां पशु और मनुष्य सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं और अपनी सामान्य विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। आप घर में रहते हैं, वहीं पर रह करके आप स्टडी करेंगे, अपने और भी डेली वर्क है उनको क्या करते हैं? विकासात्मक रूप से संपन्न करते हैं। आश्रय गोपनीयता के लिए जगह और सामान रखने की सुविधा भी प्रदान करता है, यानी आप एक खुले स्थान पर रहें तो उससे आपकी कोई भी गोपनीयता यानी प्राइवेसी नहीं रहेगी। आप खुले में रह रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की किसी का बाउंडेशन नहीं है और अपना कोई एक राइट नहीं है कि मैं यहां पर ही रहूंगा। यानी अब आप एक विशेष स्थान पर, जैसे यहां पर चित्र में दिया हुआ है ये घर, बहुत सुंदर सा घर है, चित्र देखकर आप बढ़िया से खुश हो लीजिए। और ऐसे ही घर ये आपका होना चाहिए, है ना। एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा घर हर एक व्यक्ति की चाह होती है। हर एक प्राणी एक आश्रय की भूख में हमेशा रहता है कि हमारा एक प्यारा सा निवास स्थान यानी आश्रय बने। उस आश्रय को हम लोग समझे तो सामान्य विकासात्मक, आप समझिए भावनाओं को, ये सामान्य विकासात्मक मतलब आप घर के अंदर सामान्य रूप से जो विकासात्मक, ऐसा नहीं कि पूरे विकासात्मक कार्य आप घर के अंदर करेंगे, है ना। सामान और जगह, देखिए सामान कोई भी आपके लिए एक स्पेस देगा और आपके साथ जो लगेज है और भी वस्तुएं हैं, जैसे घर के अंदर आप टीवी, अलमारी, फ्रिज, कूलर आदि आदि चीजें एडिट करते हैं, वो ऐड करते हैं, उनको क्या है? प्राइवेसी के साथ। घर एक प्राइवेसी के साथ आपको रखने की सुरक्षा देता है। तो ये क्या है? आश्रय। फिर से समझेंगे, वह स्थान जहां पशु और मनुष्य रहते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए, विकासात्मक कार्य करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान की व्यवस्था करते हैं। ये आपको रहने के साथ साथ आपके बहुत सारे और भी कार्यों में सहयोग करता है। आप लोग घरों मकानों में रहते होंगे और कुछ प्राणी ऐसे हैं जो घोंसले बना करके पानी में या फिर और अदर स्थानों पर रहते होंगे, जंगलों में। तो ये बेसिक रूप से हम आश्रय को, अपने जो शेल्टर हाउस है, शेल्टर है, इसको हम लोग 2 रूप में बांट सकते हैं। ऐसा जो परमानेंट शेल्टर यानी स्थायी आश्रय, स्थायी आवास, ये वे स्थान है जहां मनुष्य या पशु बहुत अधिक समय तक रहते हैं और अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, यानी स्थायी है।
तो आप स्थायी रूप से रहेंगे, अपना वहां पर अधिकांश समय व्यतीत करेंगे, अपनी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, अपनी विकासात्मक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक परमानेंट शेल्टर में आवास करेंगे। इस प्रकार के आवास क्या होंगे? घर होगा आपका, केव्स यानी गुफाएं होंगी, पक्षियों के घोंसले, ये सभी की सभी चीजें क्या है? एक स्थायी आश्रय में आते हैं। यानी पक्षी ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन के लिए अपने घोंसले बनाते हैं, लॉन्ग टाइम तक, जब तक उनका जीवन काल होता है। यानी एक भाई मैच्योर आदमी हो गया, उसके बाद उसकी क्या होती है? जनन की क्षमता डेवलप होती है मैमल्स में, पशु पक्षियों में। तो ये क्या अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं, और ये परमानेंट शेल्टर यानी स्थायी। दूसरा होता है हमारा अस्थाई यानी अस्थाई शेल्टर, वे स्थान जहां प्राणी और मनुष्य केवल थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी शेल्टर, और किसी विशेष प्रयोजन यानी आपका कोई विशेष पर्पज है, जैसे आप कहीं टूर करने गए, एक खाली स्थान पड़ा जंगल में, आपको बढ़िया से लगा टूरिज्म है, तो आप वहां पर बढ़िया से अपना टेंट लगा सकते हैं, अपने लिए रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें कहाँ आएंगी? आपकी अस्थाई में, यानी किसी विशेष प्रयोजन के लिए और थोड़े समय के लिए। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं बस, शेल्टर हाउस, बोट, प्रवासी पक्षियों का अलग अलग जगह पर घोंसला, टेंट हाउस, कारवां, शेल्टर होम। यानी टेंट हाउस आपने देखा होगा, शादियों में 1 से 2 दिन 4 दिन के लिए लगता है, यानी अस्थाई है, 2 से 4 दिन बाद वो स्थान परिवर्तित हो जाएंगे। पक्षियों के घोंसले भी आ जाते हैं, घोंसले आ जाते हैं ना, प्रॉपर रूप से पक्षियों के घोंसले यदि देखें तो अलग जगह पर कभी कभी कुछ पक्षी बदल लेते हैं थोड़े समय के लिए, कुछ पक्षी परमानेंट बनाते हैं। तो ये घोंसले दोनों रूप में आते हैं, पक्षियों के घोंसले इसमें भी आते हैं स्थायी में, कुछ पक्षी कुछ अस्थायी रूप से बनाते हैं। आपका शेल्टर होम, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा शहरों में आश्रय स्थल, रैन बसेरा जिनको बोलते हैं, वो बने रहते हैं एक विशेष मौसम के लिए, लोगों को सामाजिक सुरक्षा और विकासात्मक कार्य संपन्न करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज से वैश्विक रूप से 2 प्रकार के यहाँ चित्र आप देख सकते हैं आश्रय का। पहला एक परमानेंट यानी ये मनुष्य है, प्राणी है, जिसने अपने लिए एक वीआईपी मकान बना के रखा है ना, एकदम तगड़े से फुल सुविधाओं के साथ, शानदार गेट और शानदार एकदम डिजाइनिंग के साथ। और एक पक्षी है जो अपने द्वारा अपने बच्चों को, अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का घोंसला बनाता है। तो ये आपका क्या हो गया? अस्थाई हो गया, और ये आपका जो मकान है वो स्थायी है, क्योंकि मकान 15, 20, 50 साल के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए हम लोगों को सुविधा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं पशु और जो भी प्राणी रहते हैं इस पृथ्वी पर, वो अलग अलग रूपों में, यानी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो जमीन और जंगल में रहते हैं। जमीन और जंगल में रहने वाले जानवर, यानी जंगल है लेकिन उसके नीचे क्या? धरातल जमीन होगा, उसी पर तो जंगल उपजेगा, है ना। तो जंगल और जमीन में रहने वाले जानवर जैसे हमारे गाय, कुत्ता, गधा, घोड़ा, शेर, हाथी, गैंडा, मोर, प्रिय लिखा है ये हिरन है ना, प्रिय, डियर लिखा है हिरन होगा। यही होता है ट्रांसलेटर का कमाल, कभी कभी इंग्लिश ट्रांसलेटर भी बहुत तगड़ा कर देता है ना, डियर को प्रिय लिख दिया, हिरन होना चाहिए। जानवर जो पेड़ पर रहते हैं, आपने बंदर को देखा होगा, सबसे शैतान प्राणी है ना। पक्षी, सुस्ती, बानर और पक्षी, कुछ पक्षी और बानर इसी में बंदर आ जाते हैं। देखो नाम बदल बदल के है, हिंदी में थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, जानवर कहाँ रहते हैं? पेड़ पर, तो आप समझ पाएंगे बंदर है, और बहुत सारे चिड़िया, पक्षी, बिल में रहने वाले, जैसे चूहा बिल बनाता है, सांप का बिल होता है, चींटियां भी बिल बनाती हैं, आपके खरगोश, केंचुए और बिच्छू, ये सभी के सभी अपने लिए क्या बनाते हैं? एक बिल बनाते हैं, बिल, है ना। ऐसे ढालाव आकार का एकदम सुरक्षित रहता है, और अंदर वो अपना भोजन इकट्ठा करते रहते हैं और वहीं पर बैठ करके आराम से सुरक्षात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। जानवर जमीन और पानी दोनों में, यानी उभयचर बोल सकते हैं, जिनको जमीन और पानी दोनों में रहता है उनको उभयचर बोलते हैं। ऐसे में आपके सांप, मगरमच्छ आदि आते हैं। सांप को आपने देखा होगा, जिसको हम लोग स्नेक, सर्प बोलते हैं, ये आपका पानी में भी रहता है और ये धरातल पर भी, क्योंकि कुछ पानी वाले सांप होते हैं और कुछ आपके धरातल पर रहते हैं। मगरमच्छ देखा होगा पानी में रहता है, कुछ समय के लिए पानी से निकल करके बाहर आ जाता है। तो पशु और उनके आश्रय स्थल आप लोग समझ गए होंगे। कुछ ऐसे पशु जो पानी और जल दोनों में रहते हैं, कुछ पशु पक्षी जो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ
जमीन और जंगल दोनों में रहते हैं। तो आप चलिए समझते हैं। सबसे पहले पक्षियों को समझेंगे। प्रश्न आया हुआ है इंडियन रोबिन, इसको आप स्टार लगा सकते हैं। सीटेट एग्जाम और टेट में भी पूछा गया है आपका इनडायरेक्ट रूप से। पक्षी और उनका आश्रय सबसे पहले देखेंगे। पक्षियों का, हम लोग तो इंसान है, अपनी बाद में चर्चा कर लेंगे, जो अपनी एक विशेष मेहनत से घर बनाते हैं पक्षी, उनमें से इंडियन रोबिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ा चीज कि पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाती है। ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में, इसको मैंने कलर अलग से हाईलाइट कर दिया है। पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन रोबिन। चित्र आप यहां देख रहे हैं, ये चिड़िया है इंडियन रोबिन जिसको बोला जाता है, और ये अंडे अपनी पत्थरों के बीच देती। देखिए ये अंडे है पत्थरों के बीच, पत्थर रहते हैं उन्हीं के बीच ये अपने अंडे देती है। और रहती कहां पर है? अपना घोंसला बनाती है पेड़ के सबसे ऊपर शीर्ष पर, यानी 20 फीट ऊंचा पेड़ है तो 20 फीट के लगभग ऊंचाई पर, है ना। ये घास, मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ पेड़ के शीर्ष पर अपना घोंसला बनाती है, यानी इन सब चीजों से इकट्ठा करके अपना पेड़ के ऊपर एक घोंसला बनाती है। और इंडियन रोबिन अपना अंडे पत्थर के बीच में देती है, यानी पत्थर जहां होंगे जंगल में, जहां जिन स्थानों पर, वहां पर अपना अंडे देती है। तो आप देखते रहिए पक्षियों के आश्रय। कोयल, क्या बढ़िया चित्र है ना। कोयल की आवाज कितनी प्यारी है, इसके ऊपर तो गाना भी बना है, कोयल सी तेरी बोली, है ना। बहुत प्यारी आवाज, एक सुरीली आवाज होती है। और एक फिल्म भी आपने देखी होगी, 3 इडियट, उसमें जो प्रोफेसर होते हैं उनको वायरस बोलते हैं ना, बोमन ईरानी, तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को इकट्ठा करते हैं और वहां पूछते हैं कि किसके अंडे हैं, है ना। तो उसमें सॉरी एक घोंसला लिए रहते हैं, तो घोंसले के साथ वो पूछते हैं ये किसका है, तो कुछ लोग बोलते हैं कोयल का। गुस्सा आ जाते हैं, बोलते कोयल अपना घोंसला बनाते ही नहीं, है ना। फिल्म भी बहुत सारी चीजें हमको बताती हैं। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, आप याद रखिएगा, कोयल का अपना कोई घोंसला नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको मैं स्टार लगा देता हूं, एग्जाम में पूछा गया है आपके। और यह कौए के घोंसले में अंडे देती है और कौवा उन्हें अपने अंडों से सेता। समझिए कौवा बेचारा कितना समझदार है, अपने भी अंडे से रहा है और घोंसले में कोयल के भी। देखिए समझदारी, इतना इंसान नहीं कर सकता दूसरे के बच्चों को, है ना। लेकिन ये पक्षी हैं, ये लैंग्वेज समझते हैं, प्यार समझते, स्थितियां समझते हैं। नेचर एक ऐसा है हमारा कि वो एक अनूठा है ना। तो ये हमारी प्यारी सी क्या है? कोयल। याद रखिएगा कोयल है ये, इसका अपना कोई घोंसला नहीं बनाती। और घोंसले जो होते हैं, अंडे होते हैं घोंसले में, वो कोए के उस साथ देती है ना, कोए के उसी अंडे घोंसले में अंडे देती है, इसके लिए कोई अपना घोंसला नहीं बनाती। तो आगे हम लोग देखें, ये प्रश्न आपका आया हुआ, जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए वो सभी मैंने कलेक्ट किए हैं। आगे देखें कौवा, है ना। कौवा जो होता है, कहते हैं काला कौवा काट खाएगा, तो कौवा होता है एकदम काला होता है, उसका नाम ही कौवा काले से पड़ा है। और कौवा अपना घोंसला पेड़ के ऊपर बनाता है ना, पेड़ के ऊपर बनाता है और अपना घोंसला तार, लकड़ी, घास और टहनियों से। कौवे का घोंसला आपने देखा होगा कौओं का, वो अपना पेड़ के ऊपर घोंसला बनाते हैं और कौवा एकदम क्या होता है? काला होता है। ठीक, बस और बढ़िया कुछ नहीं देखना है। कौवे आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ हुआ करते थे, अब विलुप्त हो रहे हैं। इसका भी बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो कौवे जो विलुप्त हो रहे हैं, पक्षी जो विलुप्त हो रहे हैं, वो एक विशेष दवा के कारण, है ना, उसको भी हम लोग समझेंगे। गौरैया और कबूतर, गौरैया यानी स्पारो, इंडियन स्पारो होती है, उसको हम लोग गौरैया बोलते हैं। और 20 मार्च को गौरैया दिवस, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा 20 मार्च गौरैया दिवस, गौरैया दिवस मनाया जाता है। और ये गौरैया आप चित्र में वहां पर देख लीजिए, घोंसले में दिख रही होंगी, वो अपने अंडे, ये पक्षी आमतौर पर इमारतों में अपना घोंसला बनाते हैं, अलमारी के ऊपर बनाते हैं या शीशे के पीछे वेंटिलेटर पर, यानी ये अपना जो घोंसला बनाते हैं, स्पारो हो चाहे आपकी क्या हो, यहाँ पर जो भी कबूतर और गौरैया अपना जो घोंसला बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? ऐसी चीजों जहां रक्षात्मक रूप से पीछे कुछ सुरक्षा हो, चाहे आपकी अलमारी हो, शीशे हो या फिर कहीं वेंटिलेटर, यहाँ पर ये अपना आवास बनाते हैं। आई होप कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। बस बताने का मेरा आश्रय ये है कि आप जानते चलिए कि कहाँ कौन बनाता है। बाकी एग्जाम में इतना नहीं कि एक एक प्रश्न पूछ लेगा, कहीं भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इंडियन रोबिन और आपका कोयल का ये प्रश्न पूछा गया है। एक टेलर बर्ड होता है, टेलर, है ना, इसको दर्जी पक्षी बोलते हैं, टेलर।
ये नाम ही इसका टेलर है, और ये पत्तियों को बुनकर और सिलकर, इसलिए इसका नाम पड़ा। यानी जो बुनकर और सिलकर बनाएगा वो कौन होता है? टेलर। इसलिए इस पक्षी का नाम भी पड़ गया टेलर। और ये अपना घोंसला बनाती है सिर्फ इसलिए इसका नाम पड़ा है ये बुनकर और सिलकर। बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं पक्षी, छोटे छोटे तिनके ला करके, तो उनको बुनकर और सिलकर एक बहुत बढ़िया सा अपना घोंसला बनाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा टेलर बर्ड। दूसरा है बारबेट। बारबेट या कूपर स्मिथ, देखिए ये नाम पेपर में आया हुआ है, बारबेट या कूपर स्मिथ अपना घोंसला किसी छेद या पेड़ के तने में बनाते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ का जो तना होता है वहां पर ये धीरे धीरे चोंच के माध्यम से स्पेस कर लेंगे और वहीं पर अपना घोंसला बना लेंगे। तो ये बारबेट है, इसको कपूर स्मिथ भी बोलते हैं, पेपर में पूछा गया है आपके, याद रखिएगा। कबूतर आप जानते हैं, कबूतर पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी के बाड़े में बनाते हैं। कबूतर जो होता है ना, कैक्टस नागफनी के पौधों के कांटों के बीच, समझिए कबूतर कितना ऐसा पक्षी है जो संदेश वाहक कहलाता है, शांति का प्रतीक है। और ये अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी, जो मेहंदी होती है ना, मेहंदी का एक पेड़ होता है, हम लोग हाथों में जो मेहंदी लगाते हैं वो विशेष केमिकलों से बनती है, और साथ ही साथ वो मेहंदी एक पेड़ भी होता है। आई होप आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है। सनबर्ड नेक्स्ट है, यह एक छोटा सा पक्षी या प्राणी की शाखाओं से लटका हुआ घोंसला बनाती है। यानी घोंसले हैं, आश्रय हैं, किस प्रकार के हैं बस ये समझ रहे हैं हम लोग। कुछ लोग अपना पेड़ के ऊपर बनाते हैं, कुछ लोग घोंसले ही नहीं बनाते हैं, कुछ लोग पत्थरों से बनाते हैं, कुछ लोग सुई और धागों के साथ जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से बुनकर बनाते हैं, और ये लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। सनबर्ड याद रखिएगा। जुलाहा पक्षी, देखिए एक से एक नाम है। जुलाहा पक्षी, ये नर जुलाहा पक्षी मादा के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। अब समझिए कितना बढ़िया सामाजिक आदमी है, यानी जो नर है वो नर पक्षी अपनी मादा के लिए घोंसले बना के रखता है ना, और यह मादा को अंडे देने के लिए खूबसूरती से बुना हुआ घोंसला बनाता है। यानी आप आइए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बढ़िया से सेटल हो गए तो अपनी आने वाली मैडम के लिए बढ़िया सा शानदार सा हवेली महल बनवाते हैं ना, वैसे ही बेचारा ये हमारा जुलाहा पक्षी है, ये मादा नर है और मादा के लिए बढ़िया शानदार सा खूबसूरत सा एक घोंसला बनाता है। आगे हम लोग देखें मानव आश्रय। अब मानव पर आ जाते हैं। आश्रय हम लोग समझ गए जहां हम लोग रहते हैं। अब मानव आश्रय यानी मनुष्य का आश्रय घर कहलाता है। मनुष्य का जो भी आश्रय हो क्या होता है? होम होता है, घर होता है। होम, वर्क फ्रॉम होम है ना, घर से ही काम करना, वर्क फ्रॉम होम। और मनुष्य क्या होता है? एक आश्रय बनाता है और उसको हम लोग घर बोलते हैं। और घर भी परिस्थितियों के हिसाब से बनते हैं। कोई बहुत अच्छा घर बनवाता है, कोई निम्न क्वालिटी का, वो अलग मैटर है। लेकिन ये बनावट के आधार पर देखें तो दो प्रकार का, कच्चा मकान, कच्चा घर, और दूसरा होता है पक्का घर। कच्चा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम टूट जाएगा, कच्चा यानी उसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे लकड़ी, मिट्टी, पुआल आदि से बनता है कच्चा घर, जिसको हम लोग झोपड़ी बोलते हैं। कच्चा है ये, इसमें मिट्टी का यूज किया गया है, लकड़ी का भी किया गया है, लेकिन इसमें पक्का कुछ भी सीमेंट वगैरह नहीं लगाया गया, यानी जिससे इसकी दीवारें मजबूत नहीं रहेंगी। ये मकान आप देख सकते हैं, ये कच्चा घर है। यहाँ पर देखिए ये आपकी घास फूस है, ये आपकी लकड़ी लगाई गई है, और इसी के हिसाब से इसकी एक प्रकार से झोपड़ी बनाई गई। हम लोग झोपड़ी बनाते हैं ना चित्र में, तो ये क्या है? एक प्रकार से झोपड़ी, हट है, हट, शायद झोपड़ी को हट ही बोलते हैं ना। पक्का दूसरा हमारा क्या है? पक्का घर। पक्का यानी ऐसा घर जो ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत, लोहा और स्टील आदि से बना हो, यानी सुसज्जित घर, वीआईपी मकान जिसको बोलते हैं, जैसे अपार्टमेंट, फ्लैट या बंगला। घर हम लोग बनाते हैं, एक घर भी होता है ऐसा पक्का, लेकिन और अच्छी क्वालिटी में यदि सब कुछ हो तो वो अपार्टमेंट बनता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्लैट और बंगला, यानी ये पक्के मकान होते हैं, और कच्चे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं झोपड़ी, हट। याद रखिएगा दो प्रकार से हम लोग मकानों में रहते हैं, ये मकान है और ये आपका क्या है? शानदार बंगला। चलिए बंगला से निकल करके आगे बढ़ते हैं और अलग अलग स्थानों विशेष पर। देखिए ये तो हमारे एक नॉर्मल क्षेत्र, यानी जहां समतल क्षेत्र है, समतल भूमि है, वहां पर इस प्रकार के आपको मकान देखने को मिलेंगे। लेकिन इस धरातल पर ऊंच खाल रहेगी, पहाड़ रहेंगे, कहीं जंगल रहेंगे, कहीं बरसात का पानी रहेगा, यानी विभिन्न विभिन्न स्थानों पर मनुष्य ने अपने रहने के लिए, पक्षियों ने अपने रहने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। तो उसके आधार पर हम देखें
विकल्प आश्रय का निर्णय लेने में विभिन्न प्रकार के कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनमें से कुछ कारक निम्नलिखित हैं। यानी एक स्थान और क्षेत्र के आधार के भूगोल के आधार पर हमारा घर का बनाने की घर की बनावट डिसाइड करती है। जैसे रेगिस्तान है तो वहां पर कुछ अलग टाइप के मकान बनेंगे, आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर आपके अलग मकान बनेंगे और उनके मकानों की शैली भी अलग पाई जाएगी। याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा। ये जो प्रश्न मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं ये प्रश्न आपका पूछा जाने वाला है। पर्यावरण की स्थिति यानी वहां पर बारिश कैसे हो रही है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, ये सभी चीजें वहां पर डिसाइड करेंगे। उसके आधार पर भी विशिष्ट क्षेत्रों में इस प्रकार के आपको घर की पसंद के रूप में मिलेंगे। यानी जहां पर वर्षा, तापमान और मौसम, सर्दी गर्मी आदि की स्थितियां होंगी वहां पर पर्यावरण के अनुकूल मकान आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा, स्थानीय क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। ये चीजें आपने गांव में देखी होंगी। बहुत सारे लोग हैं, अब जो भी व्यक्ति है शहर से यदि 30 किलोमीटर दूर उसका घर है और जिसका मकान शहर से 2 किलोमीटर दूर है तो उसके मकान के बनवाने में और सामान जो भी कच्चा माल लगना है घर बनवाने में उसकी उपलब्धता में अंतर रहेगा। और इसी स्थिति के साथ स्थानीय क्षेत्र में कच्चे माल की जो उपलब्धता है वहां पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है। भाई आप पैसे वाले हैं, आप अच्छा मकान बनवा लेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, आप मकान एक मीडियम बनवाएंगे। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। कच्चा माल जो आसानी से और आर्थिक रूप से उपलब्ध हो, घर के निर्माण के लिए पसंदीदा सामग्री है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति यह भी तय करती है कि वह किस प्रकार का घर खरीद सकता है ना। आप बहुत पैसे वाले हैं, वीआईपी एक बंगला खरीद लीजिए। आप एक मीडियम स्तर के हैं तो आप एक छोटा सा प्लॉट खरीदेंगे, वहीं पर अपना एक 2 BHK 3 BHK मकान बनवा लेंगे, है ना। तो ये क्या होती है, आर्थिक आधार पर, व्यक्ति की स्थिति के आधार पर आप अपना घर बनवा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के कारक हैं कि आपके आश्रय किस प्रकार के कारकों पर निर्भर करेंगे। भाई मनुष्य है, समाज है, विभिन्न प्रकार की समानताएं पाई जाएंगी या समानताएं पाई जाएंगी। आगे देखेंगे हम लोग। कुछ पक्षी होते हैं, कुछ कीड़े भी होते हैं। उनको कीड़ों को भी देख लें क्योंकि उनकी भी जिंदगी है, वो भी एक सजीव है। यदि पृथ्वी पर रेंग रहे हैं, अपनी जीवन की बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं तो वो भी, जैसे स्पाइडर आपने देखी होगी, मकड़ी होती है, वो एक जाल, वेब माने क्या होता है, उसका शेल्टर क्या होता है, जाल होता है और अकेली रहती है। टर्मिट्स यानी बहुत सारे आपके क्या, दीमक, ये ट्री ट्रंक और बोरो यानी पेड़ों में, मिट्टी में और नीचे रहते हैं आपके, ये ग्रुप में रहता है दीमक आपका। ऐसे अंट्स यानी चींटियां, चींटियों का ऊपर प्रश्न आता है आपका, चींटियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बोरोस एंड क्राउल्स एंड ऑन लैंड, नीचे धरती के नीचे धीरे धीरे छोटे छोटे से आपके शेल्टर बनाती हैं और एक ग्रुप में रहती हैं। चींटियों का आप याद रखिएगा, चींटी कभी अकेली नहीं रहती है, ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। हनी बी यानी मधुमक्खियां, मधुमक्खियां भी बी हाइव यानी पेड़ के ऊपर ही अपना छत्ता बनाती हैं और ये भी ग्रुप में रहती हैं। मधुमक्खी आपने एक नहीं देखी होगी, ये बहुत सारी मधुमक्खी एक साथ मिलकर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो छत्ता बनाती हैं, उसी छत्ते में आपका शहद का कलेक्शन करती हैं। अर्थवर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंचुआ, ये बोरो एंड सॉल, मिट्टी के नीचे, है ना, धीरे धीरे से छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे और ये किसान का मित्र कहा जाता है। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अर्थवर्म, केंचुआ एक किसान का मित्र है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है केंचुए से। और केंचुआ जो है क्या होता है, ये द्विलिंगी होता है। आप समझ नहीं पाएंगे इधर चल रहा है कि इधर। स्कॉर्पियन, वाह मुझे बिच्छू चढ़ गया रे, है ना, बिच्छू काट लेता है तो बहुत तेज इसका डंक होता है, जो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, बहुत तेज से जहर के रूप में काम करता है। यदि ज्यादा विषैला बिच्छू काट ले तो आपकी मौत भी हो सकती है। और ये बिच्छू जो होता है ये भी मिट्टी के नीचे अपना घोंसला बनाते हैं, आश्रय बनाते हैं और ग्रुप में रहते हैं। बिच्छू भी अकेला नहीं रहता, पूरे परिवार से रहता है ना। जैसे न्यूक्लियर फैमिली हमने पढ़ी और संयुक्त परिवार पढ़ा, ऐसे ही ये क्या करते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो याद रखिएगा, इंसेक्ट उनके शेल्टर हाउस यानी कीड़े मकोड़े उनके आश्रय स्थल और लिविंग हैबिटेट यानी किस प्रकार के आश्रय में रहते हैं, ग्रुप में, एलोन, है ना। ये भी आप जानते चलिए, ये प्रश्न आपका आया हुआ है तो इसको आप जान लीजिए। और आप बिल्कुल टेंशन न लें, इस पूरे क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप यहां पर देखें विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट मकान, ये प्रश्न अब आपके
अब आना है पक्का प्रश्न ये वाला। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे मिट्टी का घर, ये राजस्थान में पाया जाता है। बेसिक रूप से मिट्टी का जो घर है वो राजस्थान में पाया जाता है और गर्म रेगिस्तान और गांव में पाए जाते हैं। ये राजस्थान के जो गर्म क्षेत्रफल में, जैसे थार का मरुस्थल के पास के जो गांव हैं, क्षेत्र है, वहां पर ये मिट्टी के घर आपके पाए जाएंगे। ये अत्यधिक गर्मी को बेहतर ढंग से अपनाने में मदद करते हैं और ये मिट्टी की जो दीवारें होती हैं इनकी मोटी बनाई जाती हैं। मोटी दीवार रहेंगी तो टेम्परेचर क्या होगा, प्रभावित नहीं करेगा, ताकि गर्मी इससे पार ना कर सके। मिट्टी के जो मकान हैं, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखे हों, और मैं तो रहने का मेरा खुद का अनुभव है। मिट्टी के मकान हम लोगों के गांव में अभी भी हैं और आज से 10 से 20 साल पहले मेरे हिसाब से हर एक गांव में रहे होंगे। धीरे धीरे लोगों के पक्के मकान बनने लगे, फिर भी मिट्टी का मकान हमने देखा है, हमने रहा है। मेरा खुद का एक अपना खुद का पर्सनल अनुभव है। मिट्टी के मकान में रहने का एक अपना अलग आनंद है। यदि वहां पर गर्मी के मौसम में आप रहें तो मान लीजिए कि आपको कूलर एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से एकदम एनवायरमेंट रहेगा। और ये कहाँ, रेगिस्तान, जहाँ राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पर बहुत बढ़िया से काम करते हैं। जड़ें खाने वाले और झाड़ियों से बनती हैं, यानी जो खाने वाली चीजें हैं और झाड़ियों को तोड़ तोड़ के क्या करते हैं, बनते हैं। छत को कीड़ों से बचाने के लिए छत में बबूल या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितनी व्यवस्थाएं हो रही। घर बना रहा है एक मनुष्य, भले ही परिस्थितियां विपरीत हैं, समय उसका साथ ना दे, लेकिन वो व्यवस्थाएं अपने हिसाब से जरूर करेगा। बबूल का पेड़ है ना, प्रचार आता है ना बबूल का पेड़ का, और लकड़ी का प्रयोग करेगा ताकि छत के ऊपर कीड़े न लगे। मिट्टी को टूटने से बचने और कीड़ों से बचाव के लिए इन घरों को मिट्टी और गाय के गोबर से रंगा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, गाय के गोबर से लेप किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया से रंगा गया है, दीवारें ना गिरे, अच्छा लगता रहे। ये आपकी घास फूस की यहाँ पर ये बनाई गई है और ऐसा ये VIP बढ़िया से ठंडा ठंडा ये आपका गेट है। अंदर आराम से रहिए, खाना बनाइए और एंजॉय करिए। गर्मी आपको दूर दूर तक नहीं आने वाली है ना, एकदम डर्मी कूल वाला हिसाब मिलेगा यहाँ पर, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो ये राजस्थान में इस प्रकार के घर होते हैं जहां पर का आगे देखें क्या होगा, जो मकान है वो मिट्टी के बने होते। राजस्थान में बेसिक रूप से पेपर में आया हुआ है, मैच किया जाता है सीटेट में आपके, लकड़ी और बांस से बने मकान। ये प्रश्न 101% फिर पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आता रहता है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा, लकड़ी और बांस से बना घर। देखिए ये घर उन इलाकों में बनते हैं जहां बहुत तेज से बारिश होती है। आपने देखा होगा पूर्वोत्तर में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, यहाँ पर बहुत बारिश होती है और बहुत ज्यादा सेंटीमीटर में। यहाँ तक कि आपके मेघालय जो कि मॉनसून राम वहां पर स्थान है, 1200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। तो ये इलाके जब ज्यादा बारिश होगी तो वहां पर बाढ़ आएगी, समस्याएं होंगी, इसलिए वहां पर बांस और लकड़ी के घर होंगे। ये बांस और लकड़ी के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते, ताकि नीचे बाढ़, भाई पानी है बहुत ज्यादा बरसेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो पानी क्या होगा, ज्यादा जल स्तर ऊपर ले जाएगा और इससे बाढ़ आएगी। और ये बाढ़ से अप्रभावित रहने के लिए इतना ऊंचा 10 से 12 फीट का आपका क्या होता है, जमीन से ऊपर घर बनाती है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके पेपर में रखा मिलेगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये घर असम और उत्तर पूर्व के कुछ अन्य भागों में पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि लकड़ी और बांस से बने घर कहाँ मिलते हैं। यदि मैच कराए तो असम, और यदि पूरा स्टेटमेंट दे और आप समझ लीजिए कि कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप समझ जाएंगे कि यदि लिख दे कि असम की जगह आपका लिख दे उत्तर प्रदेश, तो आप मान लीजिए कि ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो ये पूर्वोत्तर में आपका मिलेगा, पूर्वोत्तर, है ना। हमारा यहाँ से पश्चिम बंगाल से आगे निकल करके जो क्षेत्र आता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, ये सभी क्षेत्र पूरे क्या होते हैं आपके पूर्वोत्तर कहलाते हैं। तो ये पूर्वोत्तर में इस प्रकार के मकान बनते हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये पानी भरा हुआ है और ये घर देखो बांस से बने हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये इस घर में चढ़ने के लिए जैसे हम लोग सीढ़ियां बनाते हैं, इसलिए बांस की सीढ़ियां बनी हैं और यहाँ पर ये लोग रहते, इसलिए क्योंकि बाढ़ आएगी इतनी ज्यादा, वहां पर हो सकता लोग समृद्ध ना हो, इसलिए वो अपना लिए टेम्परेरी ही सही, बरसात से भी बचेगा और साथ ही साथ आर्थिक रूप से उनका नुकसान भी कम होगा। और बांस
वहां पर ज्यादा उत्पादन भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। लकड़ी और बांस का उत्पादन काफी होता है पूर्वोत्तर में, इसलिए वहां पर इसके मकान बेसिक रूप से देखे गए हैं। आगे देखें, पत्थर से बना घर। आपने पत्थर से बना घर भी देखा होगा और गांव में तो पहले बनते थे, अब तो चाहे ना बनते हो। पत्थर के घर लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान और अन्य पहाड़ी रेगिस्तानों में। लद्दाख एक यूटी बन चुका है आपका 2019 के बाद, पहले जम्मू कश्मीर हम बोलते थे इसको। तो लद्दाख एक अलग स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है और वहां पर ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं, यानी रेगिस्तान थार का है, ऐसे ही वहां पर थार के रेगिस्तान में भी बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए ठंडे रेगिस्तान बोला जाता है। और आगे देखें, दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है, यानी पत्थर के बने होते हैं, चूने की और मिट्टी की। देखिए यहाँ पर एक घर बने हैं, आपको कलर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा व्हाइटनेस, यानी इस पर चूना पोता गया है। आगे देखेंगे, पहली मंजिल की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे पेड़ का उपयोग किया जाता है, यानी नीचे की छत को देखो मिट्टी पत्थर के भले बने हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, लकड़ी का यूज किया गया। देखो ये लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों के ऊपर इस छत को खड़ा किया गया है इसका, फिर इसके ऊपर मकान को एक लेवल दिया गया है। लद्दाख की 2 मंजिला इमारतों में ग्राउंड फ्लोर पर जरूरी चीजें और जानवर रखे जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर लोग रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियां नहीं होती हैं। तेज ठंड में लोग भूतल पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी ज्यादा ठंड पड़ती है तो लोग नीचे चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो ठंडक का प्रभाव कम रहेगा। 2 फ्लोर का बनता है। छत, घर की जो छत है सब्जियों और फलों को सुखाने के लिए रखा जाता है, यानी ऊपर की जो छत है सब्जी और फलों को ऊपर धूप में डाल देंगे जिससे सूख जाए, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर बहुत ज्यादा रहता है, तो थोड़ा ही सही लोगों को आराम से रहने में सहूलियत मिलेगी। तो लद्दाख के मकानों की विशेषता है ये पत्थर के होते हैं। एक चीज, लद्दाख में मकान कैसे, पत्थर के, दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत होती है, 2 मंजिला होते हैं और घर की जो छत है उसका प्रयोग सब्जियों और फलों को सुखाने के लिए किया जाता है। चलिए यहां तक आप लोग आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, पत्थर और लकड़ी दोनों चीजों से। देखिए पत्थर और लकड़ी से बने मकान, ये भी आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मिलते हैं इस प्रकार के मकान। बस इतना जान लीजिए कि ये पहाड़ी इलाकों में तो मिलेंगे, लेकिन जहां अच्छी मात्रा में वर्षा और हिमपात होता हो, याद रखिएगा, जहां वर्षा बहुत कम होती होगी वहां पर कहाँ के, पत्थर के मकान है। जहां पर वर्षा होती होगी तो वहां पर मकान मिलेंगे पत्थर और लकड़ी दोनों के। ये श्रीनगर, यानी श्रीनगर, मनाली और कश्मीर घाटी के अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के मकान पाए जाएंगे। ठंडे क्षेत्रों में श्रीनगर, हिमालय का जो क्षेत्र है उसके पास इस प्रकार के मकान आपको देखने को मिले। ये घर पत्थर, ईंटों और लकड़ियों के बने होते हैं। देखिए घर है, आपको मैं दिखा देता हूं। घरों की छत किनारों पर ढालू होती। देखिए छत है जो ऐसी बनाई जाती है ताकि बरसात हो, किसी प्रकार की बर्फ पड़े तो जमीन पर गिर जाए आसानी से, छत पर लोड ना पड़े, क्योंकि छत इतनी मजबूत नहीं होती। देखिए इस प्रकार के मकान आपने जम्मू कश्मीर और मनाली, यानी आप कभी घूमने भी गए हो तो आपने देखा होगा इस प्रकार के मकान। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर या मनाली घाटी में इस प्रकार के मकान आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलें, यहां पर घरों की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी प्रदर्शित होती। देखिए कितनी बढ़िया सुंदर लकड़ी की नक्काशी की गई है, चित्र में आप देख लीजिएगा। यहां से आपको देखो कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है लकड़ी की। ये सब क्या है, श्रीनगर के क्षेत्रों में। और दरवाजों और खिड़कियों में खूबसूरत मेहराब होते हैं, जिन्हें मेहराब कहते हैं, ठीक है। देखिए दरवाजे और खिड़कियां, देखिए ये दरवाजे हैं आपके और यहीं पर आपकी खिड़कियां हैं, इनके पीछे बढ़िया सी डिजाइन होती है और इसी डिजाइन को क्या बोलते हैं, मेहराब। याद रखिएगा ये सब चीजें छोटी छोटी हैं और हम लोग छोटी क्लास की चीज पढ़ रहे हैं, बट ये सीटेट के एग्जाम में छोटी क्लास की चीजें पूछी जाती है, वो हमको समझ नहीं आती हैं। बच्चों की बात है, बड़ों को समझना पड़ रहा है, थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो बढ़िया से समझ पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हाउस बोट, बहुत बढ़िया प्रश्न। और हाउस बोट तो मैंने नाम सुना तो मैंने सोचा कि जरूर बताना चाहिए इस चीज को, और फोकस से मजा आएगा, क्योंकि हाउस बोट लकड़ी से बनी होती है और पानी में मौजूद होती। समझिए जैसे नाव होती है ना, हाउस बोट यानी बोट माने नाव और हाउस नाव का मकान है ना, तो नाव का मकान है। देखिए चित्र आप देख लीजिए, ये पूरी की पूरी आपकी नाव है और इसी के ऊपर आपके बढ़िया से क्या है, एक मकान बनाया गया है, यानी इसी के ऊपर एक फैमिली रह रही है, लोग रह रहे हैं। ये घर 80 फीट लंबे और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। समझिए भारी बड़े बड़े मकान होंगे और 2 से 3 फ्लोर के बने होते हैं। इस हाउस बोट में लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है और इन नक्काशी को
खताबंद के नाम से जाना जाता है। ये नक्काशी की गई है जो यहाँ पर, इसको खताबंद कहा जाता है। कश्मीर और केरल, यहाँ जहां पर झीलें होंगी, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, डल झील, बूलर झील, है ना, नाग नागिन। जम्मू कश्मीर में नाग, शेष नाग, बहुत सारे नाग हैं, और केरल में अन्नामुड़ी, और बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलेंगी। तो केरल और जम्मू कश्मीर में जहां पर झीलें ज्यादा हैं, लोगों को रहने की समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वहीं अपना दैनिक जीवन में जो रोजगार है वो भी चला रहा है, उसी नाव में अपना घर बनाते हैं। पर्यटन भी यहाँ से आता है, और इस प्रकार के घर आपके केरल और जम्मू कश्मीर में देखे गए हैं। इनको हाउस बोट कहा जाता है, याद रखिएगा, हाउस बोट ही आपके कहाँ, केरल और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब कुछ विशेष प्रकार की चीज, और राजा महाराजा टाइप के जो लोग होते हैं वो क्या बनवाते हैं, किला और महल, ये सब घरों के प्रकार हैं। आप बिल्कुल बेहिचक इस चीज को जरूर समझ लीजिए कि आपको इस प्रकार के घर इस धरातल पर, इस दुनिया में देखने को मिलेंगे। ये कहीं अलग की बात नहीं है, ये हमारी इंडिया की बात पूरी हो रही है, दुनिया की छोड़ दीजिए। किला और महल, है ना, लाल किला, ताजमहल, ये किला और महल क्या होते हैं, बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं, इनका क्षेत्रफल बड़ा, इनमें बहुत ज्यादा कमरे होते हैं, और पहले के समय में राजा और सम्राटों द्वारा बनवाया जाता था। ये इमारतें बहुत बड़ी थी, इनमें बड़ी संख्या में कमरे थे। इन इमारतों की दीवारों और छतों पर डिजाइन और आकृति बनी होती है, चित्र से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये आगरा का ताजमहल है, और यहाँ पर आप देखें बढ़िया सी डिजाइन है, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं, और साथ ही साथ पर्यटन तो है ही, एक से एक मेहराब बनी होगी, डिजाइनें बनी होंगी। ये मतलब महल और किलों की आपकी पहचान होती है। किले जो होते हैं राजा महाराजाओं द्वारा, और महल भी राजा महाराजाओं द्वारा बनवाए जाते थे। किला यानी एक प्रकार से रहें तो सुरक्षा के लिए बनवाया जाता था, और कुछ राजा महाराजा महल बनवाते थे। महल और किला एक अलग चीज नहीं है, वो अपने अपने स्तर के होते हैं। किला और महल, किला थोड़ा कम अट्रैक्टिव होता है, और महल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत सारी डिजाइनें होती हैं उसमें। किला आपका क्या होता है, पत्थर का प्रॉपरली पूरा बना होता है, सुरक्षात्मक रूप से उसको बनाया जाता है, उसके अंदर घर होते हैं। और महल जो होता है वो विभिन्न प्रकार की नक्काशी और विभिन्न प्रकार की डिजाइन से बने होते। तो ये किला और महल है, यानी इस प्रकार की चीजों में भी मनुष्य रहते हैं। अब कुछ ऐसे मकान जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, डोंगा। डोंगा का मतलब आप समझ लीजिए, डोंगा का मतलब होता है पानी में घर, सीधा शब्द। डोंगा जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है पानी का घर। नाव पर घर मौजूद होता है, यानी नाव कहाँ होगी, पानी में होगी, और पानी के नीचे जो नाव होगी आपकी, जो नाव होगी यहां पर आपका पानी होगा, है ना, ये पानी होगा, और इस पानी में आपकी क्या होगी, नाव होगी। इसको हम लोग बोलेंगे डोंगा, है ना, जिसमें अलग अलग कमरे होते हैं। और डल झील जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की चीजों को देखा गया। तो सीधा आंसर मानना है डोंगा डल, बिल्कुल डाउट नहीं रहना, सीधा आंसर है डोंगा और डल। सीधे डोंगा आंसर आया कि डोंगा कहाँ पाए जाते, तो डल झील जम्मू कश्मीर में है आपकी, सीधा आंसर आप कर देंगे। और इग्लू, ये हर एक एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, चाहे आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे। इग्लू बहुत ठंडे प्रदेश में पाया जाता है, यानी मकान है, कोई जानवर नहीं है, मकान का नाम है इग्लू, और ये बर्फ के ब्लॉक से बने होते हैं। इग्लू आपने सुना होगा, जो बहुत सारी अंटार्कटिका में जनजातियां हैं उनमें से एक जनजाति होती है, वो इग्लू अपने मकान में रहती है, और इग्लू का आकार अंडाकार होता है, याद रखिएगा, अंडा की तरह बना होता है। इग्लू का प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। देखिए चित्र आप देख लीजिए, ये इग्लू है, देखिए इसका प्रवेश द्वार कितना छोटा है, और फिर इसके बाद इसका जो पूरा आकार है वो एक बनों से आप अंडा समझ सकते हैं, अंडा आकार होता है। और एक जनजाति होती एस्किमो, इग्लू में रहते हैं। एस्किमो जनजाति अंटार्कटिका में यानी ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, और वो अपने मकान को बनाती है, यानी हर एक व्यक्ति चाहे जहां रहे, वो आश्रय की व्यवस्था तो सबको करनी पड़ती है, चाहे आप पानी में रहें तो पानी के अंदर बनाएंगे, पहाड़ों में रहें तो वहां पर भी, जंगल में रहें तो वहां पर भी, और समतल में रहें वहां पर भी। तो ये एस्किमो जनजाति होती है, ये आपकी देखना पड़ेगा आपको, अंटार्कटिका में है। और ये मकान जो बनाते हैं उसको बोलते हैं इग्लू, ये बर्फ से बने होते हैं। चित्र आप देख लिए हैं, ऊपर का मकान आप डोंगा समझ ही पा रहे हैं, ये पानी के ऊपर बना होता है, देखिए पानी इसी के ऊपर डोंगा है, और यहीं पर डोंगा क्रूज, देखो लिखा है ना यहाँ पर, मून रेकर डोंगा क्रूज, ये जम्मू कश्मीर की डल झील में, डोंगा डल झील, सीधे आंसर आपको कर देना है। आगे और भी चीजें देखेंगे हम लोग। टेंट हाउस, वाह क्या बढ़िया है ना,
शादियों में टेंट हाउस लगता है और शादी तब होंगी जब आप रोजगार पाएंगे ना, तो टेंट हाउस आपको देखने को मिलेगा। ये तो आने वाले समय में हर एक व्यक्ति को, जिसकी हो गई होगी उनको मिल गया होगा, जिनकी नहीं हुई वो देखेंगे। और शादियां होती ही रहती हैं, खुद की नहीं तो दूसरों की तो जरूर जाते होंगे। टेंट हाउस एक अस्थाई, मैंने बताया टेम्परेरी शेल्टर है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। टेंट हाउस एक टेम्परेरी शेल्टर है और ये टेंट हाउस जो होता है प्लास्टिक और कपड़े से बना होता है। आपने देखा होगा लोग ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे आपने, बहुत सारे जो टास्क देते हैं 24 घंटे में कि हम रेगिस्तान में रहेंगे तो वहां पर टेंट या कुछ वगैरह के माध्यम से वो अपना निवास बनाएंगे, रहेंगे कहाँ, है ना। तो ये प्लास्टिक और कपड़ों से बने होते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों में चढ़ने वाले लोग होते हैं, वो घरों का इस्तेमाल करते थे और 2 से 2 परत वाले प्लास्टिक इस्तेमाल करके बनाते थे, है ना। ऐसे घरों का मतलब घर नहीं, अस्थाई घर, टेंट बोलते हैं जिसको। लद्दाख की चंगपा जनजाति, ये प्रश्न पूछा गया है। लद्दाख यानी ठंडा क्षेत्र है, अस्थाई है क्योंकि वहां पर जो खानाबदोश टाइप की जनजातियां हैं, ये चंगपा जनजाति है। बड़े शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए याक के बालों की बुनी हुई पट्टियों का इस्तेमाल करते थे। याक एक भालू होता है, झबरा टाइप के, इसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और जो बाल होते हैं जानवरों के वो बेसिक रूप से ठंड से बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये उसी के, है ना, उनके बालों से बनी हुई पट्टियों का इस्तेमाल करते थे। यानी पूरा एक कपड़ा बालों से बना हुआ एकदम गर्म रहेगा और उसी को बना लेंगे, उसी के अंदर रहेंगे ताकि सर्दी से बचा जा सके। वे अपने तंबू को रैम्बो कहते थे, याद रखिएगा। लद्दाख की चंपा जनजाति और रैम्बो, 3 चीजें याद रखना। रैम्बो, क्या नाम, रैम्बो, है ना। रैम्बो ये वो नहीं विलन वाला, रैम्बो शब्द है, रेनबो नहीं, रैम्बो, रेबो या रैम्बो बोलते हैं इसको। और ये लद्दाख की चंपा जनजाति द्वारा यूज किया जाता है। और बेसिक रूप से लोग इसको देख लीजिए, क्या बढ़िया टेंट है, ठंडे क्षेत्र में लगा हुआ है, पहाड़ आपके बीच की लोकेशन में है, इससे आप समझ पाएंगे। ये तो बहुत अट्रैक्टिव वाला टेंट है ना। शादियों का टेंट भी बोला जाता है, लेकिन वो एक अलग प्रकार से होता है। ये निवास के लिए है, वो सजावट के लिए भी टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन में और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आज का सेशन इतना ही। आई होप कि आपने जितने भी प्रकार का आश्रय यानी शेल्टर पढ़ा होगा, ये डिटेल क्लास है ना। आप लोग डिटेल से थोड़ा बचते हैं, लेकिन डिटेल से कब तक बचेंगे, एक दिन जब पेपर देना होगा, सिलेक्शन की बात होगी तो डिटेल पे बात आएगी। एमसीक्यू वगैरह तो डेली करवा सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू आप तब कर पाएंगे जब आप डिटेल पढ़ेंगे। मैं डिटेल पढ़ाने के बाद ही एमसीक्यू करवाता हूं, तो आप डिटेल देख लिए हैं। एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने के लिए सीधा सीधा हम स्लाइड फर्स्ट से शुरू करेंगे और समझेंगे। देखिए, हमने एक एक चीजों पर जो एग्जाम में आपकी आ सकती हैं और जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। आश्रय क्या है, वहां पर जहां आप रहते हैं, अपने जीवन की विकासात्मक गतियां करते हैं, अपनी सुरक्षा, अपने जीवन को, सम्मान को, और अपने स्थान में बहुत सारे जगह है जहां पर सामान को आपको सुरक्षित रखना है, उसके लिए क्या आश्रय की जरूरत होती है। मनुष्य और पशु अपने लिए आश्रय बनाते हैं। बेसिक रूप से आश्रय 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में आप मनुष्य का मकान, अस्थायी में घोंसले देखेंगे। बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जो जमीन पर रहते हैं और पानी में रहते हैं। बिल में रहने वाले सांप बिच्छू हैं आपके। जानवर जो पेड़ पर रहते बंदर हैं, है ना। जमीन और जंगल दोनों में रहते हैं शेर, भालू, चीता। आगे आप देखें बहुत सारे पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा कि इनके घोंसले कैसे बनाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, अपना घोंसला और अंडे कहाँ रखते हैं। ये चीजें हम लोगों ने सब पढ़ ली। और इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम एग्जाम लवर्स पर मिल जाएगी। जैसे ही आप क्लास देख लीजिए, उसके बाद शाम को आपकी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये वाला आप जरूर याद रखिएगा। ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जिनका निवास स्थान दिया गया है। कुछ विशेष प्रकार के मकानों की चर्चा की, जो कि असम का आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद आपका यहाँ पर असम के बाद ये आपका हाउस बोट। 2 प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम लोगों ने किला और महल पढ़ा, विशेष प्रकार के और मकान जो अलग अलग क्षेत्रों में बनते हैं, इग्लू और डोंगा देखा। डोंगा के बाद हमने टेंट हाउस देखा और फाइनली हम लोग अपना आज का ये पूरा क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बातें मैंने आप तक डिस्कस की, वो आपको समझ आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। क्लास जो कंटेंट है बहुत मेहनत के साथ और आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से मैं लेकर आता हूं।
थोड़ा सा मेरा प्रयास है, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। ऐसे ही शानदार क्लासेस और शानदार बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। हमारे साथ शिवांगी मैम भी आपको क्लास देती हैं, अभी उनकी क्लास हुई थी। पहली क्लास हमने केबीएस पीआरटी की शुरू की, और आपको मैं बता दूं कि जो अभी मैंने पढ़ाया ये केबीएस पीआरटी में भी आपका आने वाला है, ऐसा नहीं है, वो भी ईबीएस का सिलेबस सेम सीटेट की तरह रखा गया है। तो आप इंग्लिश की क्लासेस भी देखिए, और मेरी भी क्लास ईबीएस की आने वाले समय में और भी बहुत सारी एग्जाम रिलेटेड और अदर कोर्स अदर सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी। तो एग्जाम लवर्स के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।